मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम करेंगे लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत जो पहला दृष्टिकोण है वह है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या हैं? पहली है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और अपना हित अहित स्वयं समझ सकता है। दूसरी प्रमुख मान्यता है सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। और तीसरी बात, शासन का गठन उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, यानी सीमित शासन के सिद्धांत का हमें पालन करना चाहिए। चौथी बात है शासन की जो शक्ति का आधार है वो जनता की इच्छा होनी चाहिए, यानी जो जनता चाहे वैसी ही नीतियां सरकार को बनानी चाहिए। और राज्य या सरकार केवल एक ट्रस्टी के रूप में मौजूद होना चाहिए। फिर शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम क्या होने चाहिए? पहला, शासन का संचालन जनता द्वारा होना चाहिए। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार जो हैं उनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो जानी चाहिए और वही निर्णय ले कि क्या सही है क्या गलत। फिर निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जैसे हमारे देश में हर 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। और सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए, यानी जो जनता की इच्छा है उसी के अनुसार नीतियां बनानी चाहिए। अब लेकिन इसकी आलोचना भी होती है उदारवादी सिद्धांत की। वो क्यों होती है इसकी आलोचना? पहली बात तो व्यक्ति मूलतः बुद्धिमान प्राणी नहीं है, यानी सबका जो IQ लेवल है वो डिफरेंट है। तो ये बात कह देना कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये गलत है। दूसरी बात, सभी व्यक्ति समान नहीं होते क्योंकि व्यक्तियों के बीच कई असमानताएं भी होती हैं, यानी बौद्धिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और उसमें मानसिक भी शामिल है। तीसरी आलोचना यूँ होती है कि जनता द्वारा शासन के संचालन का सिद्धांत हानिकारक है, क्योंकि कई बार यानी हमारे जैसी देश की जनसंख्या है उसमें लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है, तो टोटल केओस हो जाता है। तो व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता कि क्या उसके लिए सही है। फिर व्यवहार में लोकतंत्र का संचालन विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग द्वारा किया जाता है, जिसको वो चुनता है। तो ये कह देना कि सभी व्यक्तियों की मंशा के अनुसार शासन होता है, ये गलत है। फिर सिद्धांत मूल्यों एवं आदर्शों पर अधिक बल देता है और वास्तविकताओं का समुचित ध्यान नहीं रखता, ये वाला सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत को हम पॉलीआर्की भी कह सकते हैं और इसका जो समर्थन किया है और इसका विकास किया है वो लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट और GDH कोल इत्यादि ने किया है। और रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह जो है वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। और इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? पहली है लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में व्याप्त विभिन्न समुदाय एवं समूह होते हैं। दूसरी प्रमुख बात है कि समूहों का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस रूप में व्यक्तियों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है जो फार्मर्स की है, एक मजदूरों की है, तो जो मजदूरों की है वो मजदूरों के हितों का ध्यान रखेगी और जो कृषकों की सोसाइटी है वो कृषकों के हितों का ध्यान रखेगी इत्यादि। फिर तीसरी बात यह है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए ये जो दबाव समूह हैं ये दबाव डालते हैं और इससे अनेक लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? पहला, इन विभिन्न समुदायों के माध्यम से व्यक्ति जो है सरकार के संपर्क में आते हैं। दूसरी बात, ये विभिन्न समुदाय सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, यानी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तीसरी बात, उपरोक्त प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों की आपस में प्रतियोगिता होती है और इस प्रकार वो अत्यधिक शक्तिशाली नहीं हो पाते, यानी एक दूसरे को
चेक लगाते हैं तो वो हावी नहीं हो पाता एक ग्रुप। अगली बात है कि व्यक्ति एक समय में ही विभिन्न समुदायों या समूहों का सदस्य होता है। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो व्यावसायिक रूप से शिक्षकों के समूह के साथ भी है, और यदि उसको सामाजिक कार्य करना पसंद है तो वह एक रोटरी क्लब का भी सदस्य हो सकता है या किसी सामाजिक ग्रुप का। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अनेक समुदायों का सदस्य हो सकता है। तो ये जो है GDH कोल के बहुलवादियों का मत है कि प्रतिनिधित्व के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है वो सर्वोत्तम है। अब लेकिन इसकी भी आलोचना होती है। वो किस बिना पर होती है? पहली बात तो ये कि यह सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में समुदायों को अधिक महत्व देता है, और जबकि लोकतंत्र में हम व्यक्तिवादी विचारधारा की बात करते हैं। दूसरी बात ये कि इस सिद्धांत के समर्थकों में राजनीतिक समुदाय और अन्य समुदाय जो हैं उनकी स्थिति में मतभेद होता है। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध अन्य समुदायों की शक्ति पर यह बल देता है सिद्धांत। तो इससे लाभ की जगह कई बार हानि भी हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभुसत्ता को राज्य सहित विभिन्न समुदाय में विभाजित मानता है यह समुदाय। तो इसमें राष्ट्रीय समाज में एक साथ ही प्रभुसत्ता के अनेक प्रतिद्वंदी केंद्र बन जाते हैं, जो कि गलत धारणा है और इससे अराजकता भी फैल सकती है। तो इसलिए ये इसकी आलोचना होती है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण। अब रॉबर्ट मिशेल्स ने, जो कि एक जर्मन विचारक थे, उन्होंने अपने विचार जो हैं अपनी बुक द पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रस्तुत किए हैं। और उसी तरीके से मॉस्का ने भी, जो कि इटालियन विद्वान थे, उन्होंने भी अपने विचार द रूलिंग क्लास में प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो लोकतंत्र जनता का शासन है और व्यवहार में लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। तो उन्होंने विरोध किया है, यानी जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका। और उन्होंने उनके सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं? पहली है कि शासन का रूप कुछ भी हो, वास्तव में शासन की सत्ता अल्पसंख्यक वर्ग में ही निहित होती है, और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो उस समाज का अभिजन वर्ग होता है। दूसरी बात मान्यता जो है उनकी वह है कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन समझना अनुचित है, क्योंकि व्यवहार में जनता द्वारा शासन संभव ही नहीं है। और इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता की मुख्य भूमिका यही हो सकती है कि मतदान के द्वारा शासन करने वाले अभिजन वर्ग का चुनाव करें। तीसरी मान्यता यह है कि यह सिद्धांत बताता है कि लोकतंत्र जनता का शासन तो नहीं है, लेकिन जनता के लिए शासन अवश्य होता है। और लोकतंत्र के संचालन में अभिजन वर्ग की भूमिका जो है उसका बहुत महत्व होता है, और इसी महत्व को उन्होंने प्रकट किया है, तर्क दिए हैं इसके समर्थन में। वो क्या दिए हैं कि अभिजन वर्ग लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप देता है और सामान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को अधिक पसंद करता है, और लोकतंत्र में राजनीतिक दल व्यवस्था अभिजन वर्ग की सत्ता को संस्थागत रूप प्रदान करती है। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना होती है। वो किन पॉइंट्स पर होती है? पहला तो है कि इस सिद्धांत के लोकतांत्रिक होने में संदेह किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति को एक बौद्धिक प्राणी मानता है, लेकिन लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत सामान्य व्यक्ति को एक अबौद्धिक प्राणी मानता है और भावनाओं एवं मूल प्रवृत्तियों से ये संचालित होता है। दूसरी जो आलोचना होती है वो इस बिना पर होती है कि यह सिद्धांत अपनी मूल प्रकृति से लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है और वर्गीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग को शासन करने का अधिकार है, तथा इस वर्ग को इस सिद्धांत के समर्थकों ने विभिन्न नाम भी दिए हैं। तो इसलिए क्या नाम दिए हैं? एक तो शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक वर्ग इत्यादि।
और महत्वपूर्ण एक और बात उन्होंने आलोचना में कही है कि ये कोई भी शासक वर्ग अपने हितों को प्रधानता देता है, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि शासक अभिजन वर्ग जनता के लिए शासन की नीति का पालन करेगा ही करेगा, वो उसका उल्लंघन भी कर सकता है। और एक और आलोचना होती है कि यह सिद्धांत प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के साथ ही शासक वर्ग की संगठित शक्ति में विश्वास रखता है और इसी के कारण आंतरिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और बाह्य क्षेत्र में विश्व शांति के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। एक और जो आलोचना होती है इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की, वो इस पॉइंट पर होती है कि अपनी प्रकृति से व्यवस्थावादी, अनुदारवादी और रूढ़िवादी सिद्धांत है यह, और लोकतंत्र का अर्थ शासन में जनता की भागीदारी नहीं मानता, अपितु जन कल्याण के नाम पर शासन के स्थायित्व एवं कार्यकुशलता को मानता है। तो ये हो गया विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और अब हम आते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या है। तो इसको हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं और पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा है। तो लोकतंत्र को तो इसीलिए आलोचना की है जो मार्क्सिस्ट्स हैं उन्होंने, यानी लोकतंत्र को जब लोगों ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहा तो इसकी उन्होंने आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि जो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी है वो उचित है। अब ये उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की तुलना में समाज का महत्व है और समाज साध्य और व्यक्ति साधन है। दूसरी बात उन्होंने कही, जनता का अर्थ केवल सर्वहारा वर्ग से लिया जाना चाहिए और इस वर्ग में जो शासन प्रणाली है वह ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ आर्थिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए और इसकी स्थापना तभी हो सकती है जब आर्थिक उत्पादन व वितरण के सभी सिद्धांत या साधन उनका सामाजिकरण कर दिया जाए। तो ये प्रमुख मान्यताएं इस सिद्धांत की हैं, लेकिन इसकी भी आलोचना होती है। क्यों होती है इसकी आलोचना? पहली बात, यह सामाजिक हित पर अत्यधिक बल देकर व्यक्ति की उपेक्षा करता है, यानी समाज को अधिक तवज्जो देता है। दूसरी बात, यह सिद्धांत लोकतंत्र का अर्थ सर्वहारा की तानाशाही मानता है। और तीसरी आलोचना, मार्क्सवादी लोकतंत्र का यह दावा खोखला है कि यह समाज के बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, क्योंकि व्यवहार में क्या होता है, यह साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर विशिष्ट वर्ग की तानाशाही होता है। तो ये कुछ आलोचनाएं इन्होंने करी हैं इस सिद्धांत की। अब हम आते हैं लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है उसके ऊपर। तो यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास रखता है, यानी जो हम लोकतांत्रिक समाजवाद की जो बात है वो इसी को आप ले सकते हैं। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है वो 3 तथ्यों पर बल देता है। कौन से 3 तथ्य? पहला, नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता को यथासंभव मात्रा में सीमित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरी बात, सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये जो मान्यताएं हैं या उद्देश्य हैं इसके सोशलिस्ट थ्योरी के, ये मैंने आपको बताए। और यह सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को परस्पर अनुपूरक मानता है और इसलिए इनमें से किसी एक की कीमत पर शेष दूसरे की प्राप्ति का समर्थक यह नहीं है। तो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को यूरोप के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यानी नॉर्वे, स्वीडन है ना, डेनमार्क, उनमें अपनाया गया और आधुनिक काल में तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश थे उन्होंने भी इसको अपनाया। और उल्लेखनीय बात यह है कि जितने की उम्मीद इससे करी गई थी उतना तो सफल यह नहीं हुआ, क्योंकि इन देशों में, इसमें हम हमारा देश भी गिन सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अयोग्य नौकरशाही और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आदि जो है, इनकी वजह से यह इतना सफल नहीं हुआ इन देशों में। लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र के जो दोष थे, यानी व्यक्तिवादी
जो एक माना जाता था, उसकी बजाय समाजवादी सिद्धांत जो है वह अधिक लोकप्रिय हुआ। सो थैंक्स फॉर टुडे। और अगली लेक्चर में मैं आगे आपको लोकतंत्र के और आयाम बताऊंगी। ओके, बाय।